हिंदी साहित्य में आज सुनिए डेनमार्क में बसी प्रवासी भारतीय साहित्यकार अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी अगर वो उसे माफ़ कर दे। प्रवासी हिंदी साहित्य अब हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। प्रस्तुत है अर्चना जी की कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मीठी नींद के झोंकों में रेखा ने सहसा महसूस किया कि दरवाजे की घंटी बज रही है। हल्के से आंखें खोली और सामने रैक पर रखी डिजिटल घड़ी में समय देखा। 4:45 हो रहे थे। ये इतनी सुबह कौन घंटी बजा रहा है? सुखद गुदगुदे बिस्तर पर सुबह की नींद का मजा ही कुछ और है। और फिर आज रविवार भी है। सोचते हुए वो अलसाई सी लेटी रही। दरवाजे की घंटी निरंतर बजती गई, हर एक बार और अधिक तेजी से। अंततः वो बिस्तर से उठी, अपने कमरे से निकलकर गैलरी में आई। बगल के कमरे में यूं ही झांका, ईशा निश्चिंत सो रही थी। कौन होगा दरवाजे पर? दूध वाला या फिर बाई? मगर इतनी सुबह? असमंजस से वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और जितनी भी चिटकनियाँ लगी थी खोल दी। सामने सीआरपीएफ के 2 ऑफिसर गंभीर भाव लिए विमूढ़ से खड़े, हाथों में कैप। रेखा ने हैरत भरी प्रश्नात्मक दृष्टि से उन्हें देखा। जवाब में उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। रवि, ठीक तो है ना? वो बौखलाई सी बोली। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू बंद आंखों से बहकर गालों पर ढुलकने लगे। कमांडर पंत ने आगे बढ़कर रेखा का कंधा पकड़ लिया। उनके साथ सुपरिंटेंडेंट कमांडर गुप्ता भी आगे बढ़ाए। मैडम, रवि हमारे बीच नहीं। कल रात बोडो आतंकियों ने रवि को। एक दर्दनाक चीख रेखा के कंठ से निकल गई। खुले मुंह पर हाथ चला गया। पुतलियां विस्मय से फैल गईं। वो गिरने सी होने लगी कि पंत व गुप्ता ने उसे संभाल लिया। उसे संभालते हुए दोनों ड्राइंग रूम में आए। रेखा की दबी आवाज़ अब विभत्स चीखों में बदल गई थी। ईशा अपने कमरे से उठकर आंखें मलते हुए ड्राइंग रूम में आई। सीआरपीएफ अधिकारियों के बीच अपनी माँ को रोते बिलखते देख एक पल के लिए उसका माथा ठनका। फिर उसने भी पूछा, क्या हुआ पापा को? जवाब में रेखा की चीखें और प्रबल हो गईं। पंत और गुप्ता भी अपने आंसू पोंछने लगे। नहीं नहीं, ईशा चिल्लाई, पापा को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आने का वादा किया था। वो मर नहीं। बुदबुदाते हुए वो नीचे फर्श पर लुढ़क गई। पंत और गुप्ता रेखा को छोड़कर ईशा को संभालने लगे। खबर ने उसे बेहोश कर दिया था। मैडम, आप रोना छोड़िए और बेटी को संभालिए, पंत बोले। मगर रेखा चेहरे को हथेलियों से ढककर करुण क्रंदन करती रही। पंत व गुप्ता के चेहरों पर परेशानी के भाव और अधिक उमड़ आए। ईशा को उठाकर दीवान पर रखा व उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, मगर उसकी बेहोशी नहीं टूटी। तत्काल डॉक्टर को घर बुलाना पड़ गया। डॉक्टर ने ईशा की पल्स देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया, इंजेक्शन उसे लगाया। एक तरफ निर्लिप्त बैठी रेखा से बोला, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गम को भुलाकर बेटी को संभालिए। पिता की मौत का गहरा सदमा लगा है उसे। किशोर अवस्था, ऐसे में अगर आपने भी उसे सहारा नहीं दिया तो? चेहरे से हथेलियां हटाकर रेखा ने ईशा के सुंदर व मासूम चेहरे की तरफ देखा। बेहोशी में डूबी हुई उसकी लंबी व छरहरी देह। रवि से उसे बहुत लगाव था। 3 दिन बाद उसका 15वां जन्मदिन था और रवि ने घर पहुंचने का वादा किया था। जैसी तैसी जगह, चाहे कितनी भी संवेदनशील पोस्टिंग में रवि रहा हो, ईशा के जन्मदिन पर वो अवश्य घर पहुंचता था। रेखा को अपनी बेटी पर तरस आने लगा। किशोर अवस्था की नादान आयु में ही पिता से वंचित हो गई। रेखा को अपनी किशोरावस्था का समय सहसा याद आ गया। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। वो भी सिर्फ 15 साल की थी जब उसके पिता हार्ट अटैक से अकस्मात गुजर गए थे। कैसा थरथराता प्रतीत हुआ था सब। पिता का वजूद बेटी के जीवन में सबसे सबल रिश्ता होता है, उसका जिंदगी से मिट जाना। खैर, उसके 2 बड़े भाई थे जिनका साया उसके लिए पिता से भी बढ़कर था। ईशा के तो कोई भी नहीं, न भाई न बहन।
ओह भगवान! सिहरते हुए रेखा ने ईशा को भींच लिया। उसके स्वयं के लिए भी अब ईशा के सिवाय कौन रह गया है? यहाँ दिल्ली में आपके रिश्तेदार वगैरह कोई हैं? कमांडर पंत पूछ रहे थे। मेरे भाई व माँ यहाँ बसंत कुंज में रहते हैं, मगर इस वक्त वे सभी बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। परसों तक पहुँच जाएंगे। परसों यहाँ सभी को पहुँचना था, रवि को भी। 3 दिन बाद ईशा का जन्मदिन है। हताशा में वो फिर से विलाप करने लगी। नहीं नहीं मैडम, खुद को संभालिए। पंत ने उसे विलाप करने से रोका। ईशा की खातिर खुद को संभालिए, गुप्ता बोले। रेखा ने अनमयस्क को एक पल उन्हें देखा, फिर ईशा को और अपने आंसू पोंछने की चेष्टा की। स्थिति उसे पति की मौत पर रोने भी नहीं दे रही थी। बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोझ एकाएक उसे बहुत अधिक भारी लगा। पूरा दिन ईशा दीवान पर बेहोश सी लेटी रही। ग्लूकोज उसे लगाना पड़ गया था। कितने ही लोग रेखा के पास अफसोस प्रकट करने आ गए थे। किसने उन्हें खबर दी उसे नहीं मालूम। पंत व गुप्ता किससे खाना बनवाकर उनके लिए लाए उसे नहीं मालूम। वो बस लगातार ईशा के बगल में खामोश बैठी उसे चढ़ते ग्लूकोज की बोतल को निहारते हुए रवि के संग बिताए दिनों की यादों में खोई रही। शाम को जब ईशा की बेहोशी टूटी तो इस दारुण क्षणों में भी खुशी की हल्की लकीरें उसके चेहरे पर छा गईं। पापा, ईशा बोली। वो ईशा का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बोली, तेरे पापा एक वीर व साहसी इंसान थे। उन्होंने आसाम में बोडो आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जान दी है। वो देश के लिए शहीद हुए हैं बेटा। लोग शहीदों की मौत पर गर्व किया करते हैं, अफसोस नहीं। कहते हुए वो उठी और रसोई में जाकर चाय बनाई, खुद भी पी और बेटी को भी पिलाई। चल उठ ईशा, नहा धो ले, वो उसे पुचकारते हुए बोली। तेरे पापा को सुस्ती कभी नहीं पसंद आती थी। पापा का नाम सुनकर ईशा उठ गई। दोनों माँ बेटी ने ब्रश किया, नहाए और कपड़े बदले। घर में एकाएक कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया था। अफसोस प्रकट करने वालों का तांता थम गया था। पंत व गुप्ता न जाने कहाँ गायब हो गए थे। तेरे पापा का पूरे देश में गुणगान हो रहा होगा। खबरों में उनकी बहादुरी के विषय में बताया जा रहा होगा। गर्व कर तू खुद पर कि तू ऐसे पिता की संतान है। वो एक महान इंसान थे। तू बेटा अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करना, बहादुर और निडर। ईशा को प्रेरित करते हुए रेखा ने टीवी ऑन किया और खबरों वाला चैनल लगा दिया। अधिकतर खबरें अभी हाल में हुए चुनाव के ऊपर थीं। फिर इधर उधर की कुछ अन्य सामान्य खबरें बताई गईं। अंत में खबर संवाददाता ने कमांडर रवि शर्मा का नाम लिया तो रेखा व ईशा के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। एकटक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए सुनने लगे। वर्दी पहने हुए रवि की तस्वीर स्क्रीन पर उभरी तो रेखा व ईशा की थमी सिसकियां एक बार फिर उमड़ गईं। कमांडर रवि शर्मा की कल रात अज्ञात कारणों से बड़े रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई है। कहा जाता है कि बोडो संगठन की एक महिला आतंकवादी रेशमा से उनके नाजायज संबंध थे। 2 साल से रेशमा कमांडर शर्मा की रखैल बनकर रह रही थी। रेखा व ईशा ने एक दूसरे को अवाक देखा। दोनों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। इतने में कमांडर पंत कहीं से कमरे में प्रविष्ट हुए। टीवी बंद करते हुए दुखी स्वर में बोले, क्यों सुन रहे हो एक खबर? मगर खबर संवाददाता का बोला वो वाक्य उनके कानों में पड़ गया। कहा जा रहा है कि कमांडर शर्मा से रेशमा को एक बच्चा भी है। रेखा ने अपना सिर पकड़ लिया। सभी को साए साए करने लगा था। पति की मौत की खबर ने उसे इतना दहलाया नहीं था जितना कि इस खबर ने दहला दिया था। रवि के किसी अन्य महिला से जिस्मानी संबंध, इतना ही नहीं उससे औलाद भी। इतना बड़ा विश्वासघात उसके साथ। रेखा को सहसा सभी कुछ अनजान व अजनबी प्रतीत होने लगा था। यहाँ तक कि खुद का वजूद भी एक भ्रम लगने लगा। ये बात उसके सामने अब स्पष्ट थी कि रवि केंद्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों की आतंकवादियों के साथ होती मुठभेड़ में नहीं मरा था, न वो देश के लिए शहीद हुआ था। एक आतंकवादी गिरोह की महिला से नाजायज संबंध होने के कारण किसी दूसरे आतंकवादी गुट ने आपसी रंजिश में उसकी जान ले ली थी। मेरे पापा के कोई और बच्चा नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, कहते हुए ईशा बिस्तर पर फिर लुढ़क गई थी।
कमांडर पंत उसे फिर संभालने लगे थे। सभी कुछ इतना सहमा लग रहा था कि जैसे बम विस्फोट उनके घर में ही हुआ हो और वो सब वहाँ लाशें बन गए हों। कमांडर पंत अब रेखा से नजरें चुराने लग गए थे। रवि की हरकतों ने संभवतः सीआरपीएफ के सभी कर्मचारियों के चेहरों पर शर्म का धब्बा लगा दिया था। थोड़ी देर में उनके मातहत गुप्ता भी पहुंच गए, साथ में उनकी पत्नी भी थी। दोपहर का खाना रसोई में अभी अनछुआ पड़ा था और उनकी पत्नी फिर खाना बनाकर ले आई थी। एक प्लेट पर खाना परसते हुए मिसेस गुप्ता बोली, रेखा जी कुछ खाइए, अभी बहुत कुछ आपको संभालना है। रेखा को लगा जैसे वो कह रही हैं कि अभी बहुत कुछ आपको और देखना है, ताकत रखिए झेलने की। मिसेस गुप्ता की जिद से रेखा ने थोड़ा सा दाल का सूप पी लिया, जबरन एक फुल्का गोभी की सब्जी के साथ भी खा लिया। ईशा ने कुछ भी खाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। विस्फारित नज़रों से वो सभी को देख रही थी। माँ से अधिक भौचक्की बेटी थी। रात तकरीबन 12 बजे एक वैन घर के आगे रुकी। रेखा की माँ, भाई व उनकी पत्नियां घबराए हुए से घर में दाखिल हुए। बौखलाई नज़र से उन सभी ने रेखा व ईशा को देखा। ऑफिस के लोगों ने उन तक सूचना पहुंचा दी थी, जिससे वे अपनी तीर्थ यात्रा स्थगित करके आ गए थे। उनको देखकर रेखा की जान में जान आई। भाइयों की बीवियां ईशा की तरफ बढ़ीं, भाई व माँ रेखा की तरफ। माँ रोते हुए बोली, ये क्या हो गया रेखा, मेरी तरह तू भी विधवा? कमांडर पंत, गुप्ता व उनकी पत्नी अपने दायित्व को समझते हुए रेखा के पास ही थमे हुए थे। अब वहाँ परिवार के लोग पहुँच गए तो लगा कि एक राहत दल पीड़ित स्थान पर पहुँच गया है। उनकी जिम्मेदारी खत्म। उन्होंने वहाँ से विदा ली। एक दबी हुई खामोशी, एक असहजता वातावरण में। सभी लोग बुरी तरह चकित, अचंभित। रेखा का बड़ा भाई विनोद चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हमें रवि के विषय में सभी कुछ पता चला। उस लड़की रेशमा से उसके संबंध, तुझे क्या कभी उस पर शक नहीं हुआ? पूछते हुए उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट थी। रेखा ने इनकार में गर्दन हिलाई। छोटा भाई राकेश बोला, कुछ तो कभी। कलाई गांव से कभी कोई ऐसा फोन, या तूने कभी वहां फोन किया हो तो किसी औरत का स्वर? रेखा को सहसा ध्यान आया कि वो कभी खुद रवि को फ़ोन नहीं करती थी। कलाई गांव, आसाम, वो लगभग 3 साल पहले पोस्ट हुआ था। हमेशा वही उन्हें फ़ोन करता था। ये नियम उनके बीच हमेशा बना रहा था। जब भी उसकी संवेदनशील इलाकों में नियुक्ति होती थी, फ़ोन हमेशा वही किया करता था। आज यहाँ कल वहाँ के चक्कर में उसके अते पते का तो रेखा को खास पता ही नहीं रहता था। समय कितना भी जटिल हो, बीत जाता है। रवि का गोली दगा शरीर ताबूत में दिल्ली पहुंचा। उसकी अंत्येष्टि हुई और अन्य धार्मिक रस्में भी। रेशमा से उसके कैसे ही संबंध रहे हों, मगर उसकी वैध पत्नी रेखा थी, कानून व समाज दोनों की नज़र में। उसकी मौत का मुआवजा, पेंशन, संपत्ति आदि सभी पर सिर्फ रेखा का हक था, मगर लोग खुलकर उसे सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। वो खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। रवि के रेशमा से संबंधों की चर्चा उसके सभी परिचितों के बीच बड़ी जबरदस्त तरह से हो रही थी। उसके कॉलेज, जहाँ वो अर्थशास्त्र की लेक्चरर थी, के स्टाफ के लोग भी इस संदर्भ में परस्पर खुसुर पुसुर करते थे। मीडिया ने काफ़ी खुलकर इसका प्रचार कर दिया था। सभी की बेइज्जती खामोश दृष्टि उससे पूछ रही थी कि क्या उसे अपने पति पर कभी शक नहीं हुआ। नहीं, उसे कभी अपने पति पर कोई शक नहीं हुआ। कालाई गांव जब से रवि पोस्ट हुआ था, 3 साल के दरमियान वो 6 बार दिल्ली घर आया था। उसे जरा भी चेतना नहीं हुई कि उसका पति कहीं कोई गुपचुप प्रेम संबंध बना रहा है। वो अचरज करने लगी कि अपने ये करीबी लोग कितनी ही बातें हमसे गोपनीय बनाए रखते हैं। 1 दशक से अधिक समय रवि के साथ गुजारने के बावजूद वो उसे कितना कम जानती थी। कहीं उसकी बेटी भी उसे किसी धोखे में तो नहीं रख रही। अपनों से उसका विश्वास उठने लगा था। रवि से हुई अंतिम मुलाकात का स्मरण रेखा ने कई बार किया। उस सुबह वर्दी पहने उसने बड़े सामान्य तरह से उससे व ईशा से विदा ली थी। कहा था कि कालाई गांव में पोस्टिंग के सिर्फ कुछ ही महीने शेष बचे हैं। अगली पोस्टिंग वो हेडक्वार्टर दिल्ली की लेगा। ईशा का हाई स्कूल का बोर्ड है। वो घर में रहकर ईशा को गाइड करना चाहता है।
उसने ये भी कहा था कि उसकी ले देकर एक ही तो बेटी है, ईशा के जन्मदिन में वो जरूर घर पहुंचेगा। क्या वजहें थीं कि रवि ने किसी दूसरी औरत से प्रेम संबंध बनाए? इस अफवाह में कितनी सच्चाई है? क्या रेशमा नामक कोई औरत वास्तव में अस्तित्व रखती है? प्रश्न रेखा के मस्तिष्क पटल पर कोलाहल मचा रहे थे। फिर एकाएक उसने एक निर्णय ले लिया, कालाई गांव जाकर अपने आंखों से सभी कुछ देखने का। कमांडर पंत को उसने फ़ोन किया। मैं कालाई गांव उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ रवि रहते थे। अरे मैडम, आप इन किन चक्करों में? नहीं, रेखा ने कमांडर पंत को आगे कहने से रोक दिया। मेरे लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कमांडर पंत ने रेखा का जोरहाट तक एयर टिकट बुक करवा दिया। जोरहाट से बस द्वारा उसे कलाई गांव पहुंचना था, जहां अरविंदा उसे लेने आने वाला था। वो आसामी युवक रवि का ड्राइवर था। रेखा जैसे ही बस से उतरी, चपटी नाक वाला अरविंदा उसके नाम का पोस्टर लिए उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ी। वो जीप से उसे CRPF के गेस्ट हाउस में ले आया। रेखा स्नान वगैरह करके तरोताज़ा हुई। मेस में जाकर थोड़ा खाना भी खाया। तत्पश्चात अरविंदा से बोली, तुम रेशमा को जानते हो? उसने सहमति में गर्दन हिलाई। मुझे उसके घर ले चलो। जानते हो ना उसका घर? सहमति में गर्दन हिलाते हुए हल्के से बोला, जीप में बैठिए मैडम। जीप चलाते हुए वो अपनी टूटी हिंदी में बोला, बहुत दूर है साहब की उन घरवाली का घर, शहर के दूसरे कोने में। रेखा के दिल में हठात एक स्पंदन हुआ। अरविंदा रेशमा को रवि की घरवाली मानता था। ओह, किस्मत को क्या क्या दिन दिखाने थे। वो बुदबुदाई। फिर खामोश वो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। कितना भिन्न प्रतीत होता है अपने देश का ये भूभाग। यहाँ के लोग, भाषा, सब कुछ कितना अलग है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे द्वीप में पहुँच गए हों। एक कसक सी उसके दिल में उठने लगी कि वो कभी रवि के जीवन काल में इधर क्यों नहीं आई। दिल्ली में रहते हुए वो सोचा करती थी कि हिंदुस्तान बस उसके आसपास की दुनिया है, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान में तिब्बत, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ऐसे कई इलाके हैं जो आज भी देश की मुख्य धारा से एकदम विलग हैं। जीप शहर के भीड़ भड़क्के से दूर किसी ग्रामीण इलाके की सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी थी। सुरम्य प्रकृति व सरसराती निस्तब्धता। रेखा विचारों की उधेड़बुन में थी कि एक सुंदर उपवन के बीच बने कॉटेज के सामने अरविंदा ने जीप रोक दी। रेखा ने कॉटेज को निहारा। हरे पेड़ों से घिरी छोटी सी कॉटेज सुंदरता का प्रतीक थी। एक अजनबीपन रेखा को डस गया। फिर भी वो कॉटेज की तरफ बढ़ी। मैं आऊँ मैडम? अरविंदा ने पूछा। नहीं, तुम यहीं इंतज़ार करो, वो बोली और आगे बढ़ ली। जिंदगी भी अजीब क्षणों को लेकर आती है। दरवाजे के पास वो काफ़ी देर तक खड़ी रही। हिम्मत ही नहीं हो रही थी खटखटाने की। अंदर से किसी शिशु के रोने की आवाज़ आ रही थी। इतनी दूर आकर वो रेशमा से बिना मिले तो जाएगी नहीं। सोचते हुए उसने हल्के हाथों से दरवाज़ा थपथपाया। एक औरत ने दरवाज़ा खोला, गोदी में कुछ माह के शिशु को पकड़े। जैसे ही उस औरत ने रेखा को देखा, विस्मय के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हुए। फिर वो एकाएक दरवाज़ा बंद करने लगी। रेखा ने तुरंत दरवाज़ा पकड़ लिया। उस औरत ने ज़्यादा जोर नहीं लगाया, बल्कि झिझक कर पीछे हट गई। रेखा दरवाज़ा ढकेल कर अंदर दाखिल हो गई। सामने दीवार पर उसे अपनी सास की बड़ी सी फ़ोटो टंगी नजर आई। फ़ोटो पर बनावटी फूलों का एक बड़ा सा हार भी टंगा था। रेखा ने घूर कर अपनी सास की तस्वीर को देखा। पिछले साल ही उसकी सास का देहांत हुआ था। उसने अपने घर में सास की कोई फ़ोटो कभी नहीं टांगी। उसकी अपनी सास से ऐसे संबंध ही नहीं थे। मगर रेशमा के घर में टंगी सास की मुस्कुराती तस्वीर रेशमा से उनके संबंधों को बयां कर रही थी। रेखा ने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। पूरा कमरा कैन की वस्तुओं से सजा था। लकड़ी की कैबिनेट पर रवि व रेशमा की प्रेम मुद्राओं में खिंची तमाम तस्वीरें सजी थीं। एक फ़ोटो में रवि, रेशमा और उनका बच्चा, जो कि रवि की गोद में था। ये फ़ोटो एकदम नई होगी, क्योंकि बच्चा जो अब
रेशमा की गोदी में था, मात्र 2-3 महीने का लग रहा था। ईशा की भी फोटो लगी थी। वहाँ सभी के फोटो मौजूद थे, सिर्फ रेखा की छोड़कर। रेशमा एक तरफ दूर खड़ी थी, गोदी में अपना बच्चा पकड़े। बैठो, रेखा ऐसे बोली जैसे वो उसका घर हो और रेशमा उसकी मेहमान हो। झिझकते हुए रेशमा उसके सामने बैठ गई। काले रेशमी बाल, गोरा रंग, वो एक जवान व सुंदर औरत थी। मुश्किल से उसकी उम्र 25-26 की प्रतीत हो रही थी। रेखा पूरे 40 साल की। रवि उससे सिर्फ 1 साल बड़ा था। एक लंबी सांस भरते हुए रेखा ने पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैंने आपकी फ़ोटो देखी हुई है, वो सिर झुकाए हुए बोली। उसकी गोदी में बच्चा रोने लगा। वो अपना कुर्ता ऊपर करके उसे दूध पिलाने लगी। ये लड़का है? उसने पूछा। हाँ। कब हुआ? 3 महीने पहले। रेखा अनायासी सोचने लगी। वो और रवि हमेशा दूसरे बच्चे की चाह में रहते थे। कभी रवि की संवेदनशील पोस्टिंग की वजह से उनके बीच विक्षोभ बना रहा, तो कभी यूं ही। समय बीतता चला गया। ईशा 14 साल की हो गई और वो 40 की। जहाँ औरत को गर्भ धारण करने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है। रेशमा धीरे से बोली, मुझे मालूम है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। आप जानना चाहती हैं कि मेरे रवि से संबंध। कहते हुए उसकी आंखें भर गईं। रेखा को उस पल लगा कि रवि केवल रेशमा का ही मर्द था, उसका अपना कोई नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो रुंधे स्वर में बोली। अच्छे इंसान। रेखा के जले दिल से कटाक्ष उभरा। एक बेवफा पति की पत्नी होने से बेहतर तो विधवा हो जाना है। आप उन्हें जैसा भी मानती हो, मगर वो मेरे लिए एक बहुत अच्छे इंसान थे, रेशमा बोली। फिर एकदम तटस्थ भाव से अपनी कहानी सुनाने लगी। उसका परिवार आसाम व नागालैंड की सीमा पर दीमापुर जिले का रहने वाला था। पुलिस को उन पर शक था कि उनका संबंध DHD डीमा हलीम डोगा आतंकवादी गिरोह से है, जिसका लक्ष्य डीमासा जनजातियों के लिए एक अलग राज्य डीमा राजी बनाने का है। हम पहाड़ी गांवों के लोग कहाँ से आतंक फैलाएंगे? आतंकवादी तो पाकिस्तान के ISI के लोग हैं। पुलिस हम पर बेकार का शक करती है। रेशमा अपनी कहानी सुनाते हुए बोली। एक शाम सुरक्षा दलों के जवानों ने उनके घर में आक्रमण किया कि उन्होंने अपने घर में आतंकवादियों को शरण दे रखी है। वे हमारे रिश्तेदार थे, मेरी बहन के ससुराल वाले। अगर आपके किसी रिश्तेदार के ISI से संबंध हैं तो आपके उससे रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे? उसने रेखा से पूछा। रेखा के पास कोई जवाब नहीं था, मगर वो देख रही थी कि रेशमा काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रही थी। रवि से सीखी होगी। केवल शक की बुनियाद पर सुरक्षा कर्मचारियों ने उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। एक केवल उसकी जान बच पाई थी, रवि की वजह से। जब तक सुरक्षा दल के कर्मचारी रिवॉल्वर गोली उसके सीने में उतारते, रवि अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पहुंच गया। उसने उसे बचाया व बाद में सुरक्षा प्रदान की। उसका सारा परिवार उसकी आंखों के सामने जलकर भस्म हो गया था। दीमापुर में रहने से उसका मन घबराने लगा था। वो वहाँ अपनी सारी संपत्ति बेचकर कलाई गांव आ गई और वहाँ कॉटेज लेकर रहने लगी। वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे, रेशमा बार बार दोहराती जा रही थी। रेखा को समझने में देर नहीं लगी कि रवि व उसके बीच मानवता का रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया था। कहानी खत्म होने के बाद उनके बीच एक सन्नाटा छा गया। रवि के प्रति रेखा को और वितृष्णा होने लगी। उसने सिर्फ उसे ही धोखा नहीं दिया, बल्कि रेशमा की मजबूरी का भी फायदा उठाया। मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ, रेशमा बोली और अपनी गोदी के शिशु को सोफे पर लेटाकर चली गई। रेखा ने बच्चे को देखा। कहा जाता है कि जितनी भिन्न प्रकृति के गुण सूत्र आपस में टकराते हैं, उतनी सुंदर नस्ल पैदा होती है। शिशु विलक्षण सुंदर था। उसे देखकर कोई उसे बिना प्यार किए रह ही नहीं सकता था। वो यकायक रोने लगा। रेखा ने संभ्रम से इधर उधर देखा, फिर उसे गोद में उठा लिया। बच्चा खामोश होकर अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरने लगा, जैसे कुछ मनन कर रहा हो। ऐसे ही गहन विचार रवि के चेहरे पर भी प्रकट हो जाते थे। रेखा सोचने लगी। रेशमा चाय बनाकर ले आई।
रेखा की गोद में अपना बच्चा देखकर एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसके चेहरे पर भीनी मुस्कान तैर गई। क्या नाम है इसका? मनु, उन्होंने ही रखा था। रेखा ने अपनी आंखों से सभी कुछ देख लिया था, सुन लिया था। अब वहाँ ठहरने का कोई औचित्य नहीं था। जब वो उसके घर से बाहर निकलने लगी तो रेशमा ने उसे रोककर कुछ चीज़ें पकड़ाईं जो रवि ने ईशा के लिए उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदी थीं। मालाएं, कंगन व कानों के टॉप्स, जिनमें उत्तरी पूर्वी प्रदेश की नक्काशी व दस्तकारी की स्पष्ट झलक थी। रवि कहते थे कि ईशा को गहनों का बहुत शौक है। रेशमा हंसते हुए सी बोली, उसके जन्मदिन पर रवि को जरूर पहुंचना था, मगर यह हादसा। 15 की हो गई ना ईशा? रेशमा ने पूछा तो रेखा ने ठंडी सांस भरते हुए हामी भरी। रेशमा ईशा का नाम लेकर उसके विषय में ऐसे बतिया रही थी जैसे वो उसे अरसे से जानती है। इसका अर्थ कि रेशमा के साथ रवि के रिश्तों में एक पारदर्शिता थी। वो निसंदेह उससे सभी कुछ बांटा करता था और इधर अपनी जायज़ पत्नी से वो कितना कुछ छुपा कर रखता था। वो इस प्रदेश की हवा, मिट्टी व रेशमा की गंध लेकर उसके पास पहुंचता था और वो कभी महसूस ही नहीं किया करती थी। कितना सतही था उसका रवि से रिश्ता। रेशमा उसे जीप तक छोड़ने आई। उससे विदा लेकर रेखा जीप में बैठ गई। न जाने क्यों रेशमा से मिलकर उसे एक हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे एक भारीपन, एक तनाव सिर से उतर गया हो। दिल्ली लौटकर रेखा की ठहरी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। उसने अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। ईशा भी अपने स्कूल की पढ़ाई में तल्लीन हो गई। रवि मर गया था, मगर वो केस थमा नहीं था। जांच पड़ताल चल रही थी। कुछ न कुछ खबरों में उस केस से संबंधित आता रहता। रवि के साथ उल्फा, DSD, आतंकवादी गिरोहों की चर्चा हो जाती। रेशमा भी अफवाहों में उछल जाती। ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। रेखा के पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ टीवी बंद कर देने के। वो अपनी ज़िंदगी को इन सभी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं करना चाहती थी। लेकिन लगभग 2 माह बाद एक दिन रेशमा को टीवी स्क्रीन पर देखकर रेखा चौंक गई। वो पुलिस हिरासत में थी। पुलिस के अनुसार वो पहले से ही DSD, डीमा हलीक डोगा आतंकवादी गिरोह से संबंध रखती थी, जिससे पुलिस उसके पीछे थी। फिर अभी हाल में उसने रवि के हत्यारों से बदला लेने के लिए कईयों को मौतों के घाट उतार दिया था। कुछ निर्दोष जानें भी ले ली थी। उसके बच्चे की भी चर्चा होती कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। वो अभी फ़िलहाल किसी बाल कल्याण संस्था के हवाले है। बाद में सरकार फैसला करेगी कि उसे कहाँ भेजा जाए। अकस्मात रेखा के सम्मुख उस मासूम बच्चे का चेहरा तैर गया। मनु, वो बुदबुदाई। रवि ने उसके साथ छल किया था, चाहे परिस्थितियों वश या उसकी कुछ मजबूरियां हों। विश्वास व निष्ठा, विवाह के 2 अनिवार्य तत्वों का उसने हनन किया था। वैसे उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर वो समझने लगी थी कि चाहे कितना ही प्रयास कर लिया जाए, जीवन के प्रसंग व कार्यभार बिल्कुल सही व सटीक घटित हो, ये संभव नहीं। घर बाहर व अपने परायों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए कितनों का अनुचित व्यवहार हमें झेलना पड़ता है। कितने ही अन्याय हमें सहने पड़ते हैं। कितने समझौते व त्याग हमें करने पड़ते हैं। कई बार अपना वजूद भुलाकर दूसरों के लिए जीना पड़ता है। अगर वो अपने स्वर्गवासी पति को माफ़ कर दे, उसके बच्चों को एक स्थायी घर, ये उसका दिमाग क्या सोच रहा है? अनमयस्क सी वो फ्रिज की तरफ बढ़ी। पानी की बोतल निकालकर गिलास लबालब भरा और सोफे पर बैठकर ठंडे पानी के घूंट के साथ वो ठंडे दिमाग से वस्तु स्थिति पर मनन करने लगी। घर से कोसों दूर सीमा पर बसे अनजान कस्बों में रवि का कार्यस्थल रहता था। कई बार जटिल नाजुक स्थितियों का उसे सामना करना पड़ता था। रेशमा की मदद करते करते अगर उसका दिल फिसल गया तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। आखिर एक साधारण इंसान ही तो था वो। यह भी हो सकता है कि रेशमा ने खुद ही अपने को उसके सम्मुख समर्पित किया हो। फिर जान गंवाकर रवि अपनी गलतियों की सजा भी भुगत चुका है। आज ज़िंदगी उससे कुछ मांग रही है। उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक ठोस निर्णय लेते हुए रेखा सोफे पर से उठी। फ़ोन के पास पहुंचकर कमांडर पंत का नंबर घुमाया। उसका स्वर सुनकर कमांडर पंत बोले, जी मैडम।
मुझे रवि के बच्चे की कस्टडी चाहिए, वो दृढ़ स्वर में बोली। कुछ पलों के लिए कमांडर पंत खामोश बने रहे, फिर बोले, मिसेस शर्मा आप ग्रेट हैं। एक बार फिर रेखा उन्हीं रास्तों से कलाई गांव पहुंची। रेशमा से मिलने जेल गई। इन 2 महीनों में वो एकदम पतली हो गई थी, मगर चेहरे पर वही कशिश अभी भी थी। इस बार रेखा ने उसे घूर कर देखा। ऐसा सुंदर और मासूम चेहरा, मगर सिर में घातक जुनून। वो बोली, मुझे फांसी लगे या आजीवन सजा हो, मुझे चिंता नहीं। मुझे बस इत्मीनान है कि मैंने रवि को मारने वालों को मार गिराया है, बदला ले लिया है। रेखा ने जब उससे उसके बच्चे की कस्टडी की बात की तो उसकी आंखों में अकस्मात आंसू भर आए। कुर्ते की बाह से आंसू पोंछते हुए उसने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। उसे निहारते हुए रेखा सोचने लगी, क्या है मनुष्य हृदय भी। एक तरफ इतना कठोर कि लोगों के प्राण ले ले, दूसरी तरफ इतना कोमल कि एकदम से द्रवित हो जाए। मैं तुम्हारे बच्चे की अच्छी परवरिश करूंगी रेशमा। उसका हाथ दबाते हुए रेखा ने उसे आश्वासन देने का प्रयत्न किया। रेशमा के चेहरे पर एक फीकी हंसी बिखर गई। रेखा ने अपने कॉलेज से एक लंबी छुट्टी ले ली। नई परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई थीं, घर में एक अबोध शिशु आ गया था, उसे काफ़ी व्यवस्थाएं करनी थीं। फिलहाल तो घर में बच्चे से संबंधित तमाम वस्तुएं बिखर गई थीं, पालना, प्रैम, बोतलें, टेडी बियर्स। ईशा छोटे भाई की देख रेख में रेखा का पूरा हाथ बटा रही थी। एक दोपहर रेखा मनु को बोतल से दूध पिला रही थी और ईशा बगल में बैठी मंत्रमुग्ध उसे निहार रही थी। पिता की मौत से जो अभाव उसकी ज़िंदगी में आया था, मनु उसकी पूर्ति कर रहा था। सहसा वो रेखा से बोली, मम्मी आप एक बहुत ही स्ट्रांग व ग्रेट वुमेन हो, मुझे आपकी ही तरह बनना है। अभी आप सुन रहे थे अर्चना पैन्यूली जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, अगर वो उसे माफ़ कर दे। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर कर दें और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।